अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिक्स ऑफ पॉलीमर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि फ़ाइबर जितने भी होते हैं सारे के सारे पॉलीमर्स से बने होते हैं मेनली, अगर हम ऑर्गेनिक फ़ाइबर्स की बात करें, ठीक है। तो उसके लिए पॉलीमर का आपको बेसिक्स पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको फ़ाइबर की प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। बेसिकली पॉलीमर क्या होता है, अगर हमारे पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, सपोज़ वो छोटे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे, मोनोमर कहलाएंगे। जब इन छोटे मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन होता है और ये छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, पॉलीमर कहलाता है, ठीक है। तो पॉलीमर क्या होता है, एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल जो कि छोटे छोटे मोनोमर्स से मिलके बना हुआ हो। इस रिएक्शन को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अच्छा, गौर करें इसके अंदर मोनोमर्स हमारे पास कितने हैं। अगर हम इनको काउंट करें, बेसिकली ये हमारे पास आएंगे टोटल 10 मोनोमर्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास कंप्लीट पॉलीमर बन रहा है। इस पॉलीमर के अंदर ये सीक्वेंस रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो ये जो रिपीट होने वाला सीक्वेंस होता है इसे हम क्या कहते हैं, रिपीटिंग यूनिट कहते हैं। अगर मेरे पास एक पॉलीमर के अंदर बहुत सारे तकरीबन 1000 के करीब मोनोमर्स हैं जो कि कंबाइन हो रहे हैं, तो इतना लंबा पॉलीमर मैं शो नहीं कर सकता। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रिपीटिंग यूनिट चाहिए होता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ रिपीटिंग यूनिट, किसी भी पॉलीमर के अंदर जो पार्ट उसका रिपीट हो रहा हो बार बार उसे हम क्या कहते हैं, रिपीटिंग यूनिट कहते हैं। ये याद रखिएगा, रिपीटिंग यूनिट नंबर ऑफ मोनोमर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। बेसिकली इस केस के अंदर अगर हम देखें हमारे पास कितने मोनोमर हैं, यहाँ पर टोटल हमारे पास 10 मोनोमर हैं। लेकिन रिपीटिंग यूनिट हमारे पास टोटल कितने आ रहे हैं, अगर रिपीटिंग यूनिट्स हम काउंट करें तो हमारे पास 5 रिपीटिंग यूनिट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोनोमर्स इन अ पॉलीमर को रिपीटिंग यूनिट नहीं कहते, बल्कि वो जो पार्ट है जो उसका रिपीट हो रहा है उसे हम रिपीटिंग यूनिट कहते हैं, ठीक है। जितने नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। सपोज यहाँ पर कितने रिपीटिंग यूनिट है, 5 रिपीटिंग यूनिट है, तो इस पॉलीमर की डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होगी, 5 होगी। सेम पॉलीमर की अगर डीपी वैल्यू हमने, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हमने 10 कर दी, तो इसका मतलब उसके अंदर 10 रिपीटिंग यूनिट होंगे। 1000 कर दी तो 1000 रिपीटिंग यूनिट होंगे, ठीक है। तो ये डीपी वैल्यू भी आपने याद रखनी है। जितनी बड़ी डीपी वैल्यू होगी इसका मतलब है पॉलीमर की चेन उतनी ज़्यादा लंबी है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास रिपीटिंग यूनिट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। किसी भी बड़े पॉलीमर को हम उसके रिपीटिंग यूनिट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, अगर मैं पॉलीमराइजेशन की बात करूं तो हमारे पास दो तरह की पॉलीमराइजेशन होती है। एक एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है और एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है, ठीक है। साइंसेस वालों को डिटेल में पढ़ाया जाता है, लेकिन आप लोगों ने बेसिक बहुत हल्के फुल्के अंदाज में समझना है। अगर सरसरी तौर पे तो ये याद रखिएगा कि एडिशन पॉलीमराइजेशन वो पॉलीमराइजेशन है जिसके अंदर कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन वो पॉलीमराइजेशन है जिसके अंदर बाय प्रोडक्ट भी बन रहा होता है। मेनली वो बाय प्रोडक्ट वाटर बनता है, ठीक है। वरना कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं जहाँ पर HCl या डिफरेंट किस्म का और बाय प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, पहली चीज़ तो ये समझ आ गई आपको, बाय प्रोडक्ट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में बनेगा, एडिशन में नहीं बनेगा। अगर मैंने पॉलीमराइजेशन करके पॉलीमर बना दिया और उस पॉलीमर के अंदर बीच बीच में बाय प्रोडक्ट के पार्टिकल्स भी फंसे हुए हैं, बाय प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स भी फंसे हुए हैं, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उस पॉलीमर की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन आ सकती है, ठीक है। लिहाजा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से पॉलीमर बन तो जाएगा लेकिन बाय प्रोडक्ट को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा उसकी ड्राइंग हमने अच्छे से करनी है, या फिर जो बनने वाला वाटर है उसे हमने तरीके से इवेपोरेट करना है, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आ जाते हैं। देखें हमारे पास ये एक रिपीटिंग यूनिट है। इस रिपीटिंग यूनिट का अगर मैं मॉलिक्यूल, अब इस रिपीटिंग यूनिट का अगर मैं वेट निकाल लूँ, ठीक है, और उस वेट को मैं नंबर ऑफ डीपी वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दूँ, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से मल्टीप्लाई करा दूँ, तो हमें पूरे पॉलीमर का वेट मिल जाएगा, ठीक है। तो पॉलीमर का वेट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये है, रिपीटिंग यूनिट का वेट मल्टीप्लाई बाय डीपी वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एज वेट ऑफ पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर के कोर्स के अंदर ज़्यादा डिटेल्स होती हैं, फिलहाल सरसरी तौर पे आपने ये याद रखना है, किसी भी पॉलीमर का वेट निकालने के लिए हम उसके रिपीटिंग यूनिट के वेट को मल्टीप्लाई करा देंगे डीपी वैल्यू से, तो उस पूरे पॉलीमर का वेट आ जाएगा। अब पॉलीमर के वेट की क्या इंपॉर्टेंस है, इस बात को भी बड़े गौर से समझें। देखें हमारे पास एक ग्राफ है जहाँ पर एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिखा है, पॉलीमर का वेट लिखा है।
अब वाई एक्सिस पे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ हम इसका रिलेशन स्टडी कर सकते हैं। सपोज अगर मैं पॉलीमर के वेट का रिलेशन विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर से कंसिडर कर रहा हूँ, उसके साथ रिलेशन उसका देख रहा हूँ, तो कैसा रिलेशन हमारे पास आएगा। वाई एक्सिस पे अगर मैं विस्कोसिटी रखूँगा और एक्स एक्सिस पे पॉलीमर वेट रखूँगा तो मेरे पास ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से उसी पॉलीमर की स्ट्रेंथ का अगर मैंने रिलेशन चेक करना है वेट ऑफ पॉलीमर से, तो मेरे पास ये रिलेशन बनेगा, ठीक है। जितना लंबा पॉलीमर होगा, जितना हैवी वेट पॉलीमर होगा, उसकी विस्कोसिटी और स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम मैन मेड फाइबर्स बना रहे हैं, ये तो ऑब्वियस ही बात है, नेचुरल फाइबर के अंदर आपका जो पॉलीमर वेट है आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा होता है। लेकिन मैन मेड फाइबर जब आप बना रहे हैं तो उसके लिए पॉलीमराइजेशन के ऊपर आपका कंट्रोल होता है, वेट ऑफ पॉलीमर आप कंट्रोल कर सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, विस्कोसिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। विस्कोसिटी तो मेनली हम फ्लूइड्स के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ फाइबर के ऊपर इसका क्या अमल दखल है, इस बात को याद रखिएगा। जब भी हम मैनमेड फाइबर बना रहे होते हैं तो हम उसको मेल्ट करते हैं पॉलीमर को, या फिर उसको किसी चीज़ में डिज़ोल्व करते हैं, लिक्विफाई करते हैं। अब वो जो लिक्विड बनता है हमारे पास, जिसे हम डोप कहते हैं, उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो भी वो एक्सट्रूड नहीं हो सकेगा स्पिनरेट से। अगर बहुत कम होगी तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लिहाजा विस्कोसिटी भी हमें एक सर्टेन रेंज के अंदर चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से स्ट्रेंथ बहुत कम होगी तो फाइबर बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा होगा, स्ट्रेंथ बढ़ती गई तो क्या होगा, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा है, बहुत कम स्ट्रेंथ भी नहीं होनी चाहिए। तो हम पॉलीमर का जो वेट है एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर रखते हैं जहाँ पर हमें रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ और विस्कोसिटी मिल जाए। एज़ पर रिक्वायरमेंट हमने ये चीज़ डिसाइड करनी होती है, पॉलीमर टू पॉलीमर ये चीज़ वेरी कर रही होती है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर चेन कैसे हो सकते हैं। देखें, या तो हमारे पास किसी भी पॉलीमर चेन का अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होगा, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल सीधा सीधा है। लीनियर का मतलब है कि उसके अंदर कोई ब्रांचेस मौजूद नहीं होंगी, ठीक है। अगर एक पॉलीमर के अंदर ब्रांचेस आना शुरू हो गई तो वो ब्रांच स्ट्रक्चर कहलाएगा। अगर दो पॉलीमर या दो से ज़्यादा पॉलीमर चेन्स आपस में बॉन्डिंग करना शुरू कर दें, लिंकिंग शुरू कर दें, तो उसे हम क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पॉलीमर की प्रॉपर्टीज़ पे किस तरह से असरअंदाज होते हैं ये वाले स्ट्रक्चर्स, इसके बारे में याद रखिएगा। एक्चुअल कॉन्सेप्ट है हमारे पास स्लिपेज का, पॉलीमर चेन्स एक दूसरे पे स्लाइड कर सकती हैं या नहीं। अगर लीनियर स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ कोई ब्रांचेस नहीं है, इजीली स्लाइड कर जाएंगी, ठीक है। तो स्लिपेज इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, आसानी से स्लाइड कर सकती हैं। ब्रांचेस अगर आ जाएंगी तो उसकी स्लाइडिंग कंपैरेटिवली थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि ब्रांचेस एक दूसरी चेन्स के दरमियान स्टक हो रही होंगी, पॉलीमर चेन्स इतना स्लाइड नहीं कर पाएंगी। क्रॉस लिंक्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जाहिर है क्रॉस लिंकिंग हुई हुई है, पॉलीमर चेन्स बिल्कुल भी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर पाएंगी। इसकी वजह से, चेन स्लिपेज की वजह से प्रॉपर्टीज़ में क्या फ़र्क पड़ता है याद रखना। चेन स्लिपेज अगर ज़्यादा होगी तो फ्लेक्सिबिलिटी मटेरियल की ज़्यादा होगी, मतलब इनमें से ज़्यादा फ्लेक्सिबल मटेरियल कौन सा है, लीनियर पॉलीमर। ड्रेप भी उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। फाइबर सिलेक्शन के लिए हम इस चीज़ को याद रख सकते हैं। अच्छा, स्ट्रेंथ का क्या रिलेशन है याद रखिएगा, जितनी कम चेन स्लिपेज होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर के अंदर है, ठीक है, क्योंकि चेन स्लिप ही नहीं हो रही, ज़्यादा फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्ट्रेंथ का चेन स्लिपेज से कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। रेजिलियंस के साथ भी इन्वर्स रिलेशन है, स्टिफनेस के साथ भी इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। चेन स्लिपेज की यहाँ पर बात हो रही है, तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को लिंक करना आना चाहिए, फाइबर सिलेक्शन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास सेकेंडरी बॉन्डिंग। ये याद रखिएगा, सेकेंडरी बॉन्डिंग क्या होती है, बेसिकली पॉलीमर्स के दरमियान या किसी भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, वही हमारे पास क्या होती हैं, सेकेंडरी बॉन्डिंग। मेनली हमारे पास 4 तरह की सेकेंडरी बॉन्डिंग होती हैं, जिसमें सबसे वीकेस्ट होती है वैन डर वाल फोर्स, डायपोल फोर्स उससे स्ट्रॉन्गर होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। एक चौथी टाइप भी है, वो इतनी ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है, बहुत रेयर सिचुएशंस में ही वो एग्जिस्ट करती है, उसे हम इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस कहते हैं, जो कि एक न्यूट्रल और एक पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर दोनों मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल हैं, किसी किस्म का चार्ज नहीं है, नॉन पोलर हैं, तो उसमें वैन डर वाल फोर्सेस होंगी, पोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी,
तो डायपोल फोर्सेस होंगी, अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे आ रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अंदर जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो फाइबर होगा। मसलन अगर एक फाइबर में वैन डर वाल फोर्स है और दूसरे फाइबर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिवली कौन सा होगा? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये रिलेशन है, किस किस चीज़ का किस तरह से रिलेशन होता है, ठीक है। नीचे की तरफ स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है, पोलैरिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, मतलब जिस फाइबर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वाटर से इंटरेक्शन भी उसका ज़्यादा होगा क्योंकि वो ज़्यादा पोलर है। एक ऐसा फाइबर जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, सिर्फ वैन डर वाल फोर्सेस हैं, नॉन पोलर है कंपैरेटिवली, तो उसकी वाटर के साथ भी इतनी इंटरेक्शन नहीं होगी क्योंकि कंपैरेटिवली वो नॉन पोलर है। रिएक्टिविटी का भी कैसा रिलेशन है? इसी तरह का रिलेशन है। जितना ज़्यादा पोलैरिटी होगी, जितना ज़्यादा चार्जेस होंगे, वो इस तरह के हार्मफुल केमिकल्स या सिवियर केमिकल्स के साथ रिएक्शन करके डिकम्पोज हो सकता है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी का भी कैसा रिलेशन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले की रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी है, और वैन डर वाल फोर्सेस जिसमें है उसकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली कम होगी, ठीक। अच्छा, किसी भी फाइबर के अंदर अगर हम बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट की बेसिस पे इस चीज़ को समझें कि चेन स्लिपेज से क्या रिलेशन है, तो इस चीज़ को ऐसे देखें। हमारे पास एक फाइबर है जिसके अंदर बहुत सारी पॉलीमर चेन्स हैं, उनमें से दो को हम कंसिडर कर लेते हैं। सपोज करो कि इसके अंदर ये सेकेंडरी बॉन्डिंग है चेन्स के दरमियान, तो सेकेंडरी बॉन्ड डेंसिटी जो है कंपैरेटिवली कम है, स्लिपेज आसानी से हो सकता है अभी भी। लेकिन अगर मैं सेकेंडरी बॉन्डिंग बढ़ा दूं, बॉन्ड डेंसिटी सेकेंडरी बॉन्डिंग की बढ़ा दूं, क्या होगा? चेन स्लिपेज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई है, अब चेन्स का स्लाइड हो पाना मुश्किल है। सेकेंडरी बॉन्डिंग और ज़्यादा बढ़ा दूं, क्या होगा? चेन स्लिपेज और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बॉन्ड डेंसिटी की बेसिस पे चेन स्लिपेज आपने किस तरीके से प्रेडिक्ट करना है, जैसे जैसे आगे चलेंगे आपको एग्जांपल्स की बेसिस पे समझ आएगा, ठीक है। जितने ज़्यादा करीब करीब बॉन्ड होंगे सेकेंडरी बॉन्ड्स, उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर होगा, स्लिपेज उतना ज़्यादा मुश्किल होगा, उतना ज़्यादा स्टिफ होता जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ सिमिलर टू दैट वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट कि ये याद रखिएगा, किसी भी फाइबर के पॉलीमर में ये दो रीजन्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक तो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस रीजन होते हैं। बेसिकली एरोमेटिक रीजन भी एग्जिस्ट कर सकता है पॉलीमर चेन के अंदर। अगर ये हेक्सागोनल रिंग आ गया विद 3 ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स, तो ये एरोमेटिक रिंग होता है। इसके अंदर रेजोनेंस होती है जिसकी वजह से ये इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं करता, एनर्जी से इतने आसानी से ब्रेक नहीं हो सकता, थर्मली ज़्यादा स्टेबल होता है, सनलाइट को भी बर्दाश्त कर जाता है ये एरोमेटिक रिंग। लेकिन वहीं अगर मैं एलिफैटिक रीजन की बात करूं, जहां पर इस तरह का कोई एलिफैटिक रिंग नहीं है बल्कि CH2 बॉन्ड्स चल रहे हैं हमारे पास, तो वो कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड होगा, ठीक है। अब इस बेसिस पे याद रखना कि जितना ज़्यादा एरोमेटिक रिंग्स आएंगे उसकी वजह से फाइबर में क्रिस्टलाइनिटी इंक्रीज़ होगी, और अगर एरोमेटिक रिंग्स की बजाय एलिफैटिक ग्रुप्स उसके अंदर ज़्यादा होंगे, एलिफैटिक रीजन ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा, तो उसकी वजह से क्रिस्टलाइनिटी कम होगी, एमॉर्फस रीजन बढ़ जाएगा, और एरोमेटिक रीजन की वजह से एमॉर्फस रीजन कंपैरेटिवली कम हो जाता है। फोटो डिग्रेडेशन की अगर हम बात करें तो ये याद रखिएगा, सनलाइट को ज़्यादा आसानी से कौन बर्दाश्त कर लेगा? एरोमेटिक रीजन, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड्स इस तरीके से रोटेट हो रहे होते हैं कि वो सनलाइट को ईजीली अपने मॉलिक्यूल में डिस्पर्स करके ख़त्म कर देंगे, ईजीली इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वहीं अगर इसकी बात करें तो यहाँ ऐसा कोई रेजोनेंस है नहीं जहाँ बॉन्ड की रोटेशन हो रही हो, तो ये वीक स्ट्रक्चर है एलिफैटिक रीजन की अगर हम बात करें। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर बेसिकली जब सनलाइट पड़ेगी तो वो एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होने की वजह से बॉन्ड्स ब्रेक करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो फोटो डिग्रेडेशन एलिफैटिक रीजन्स में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एरोमेटिक रीजन। एरोमेटिक रीजन जिन पॉलीमर्स में या जिन फाइबर्स में होता है वो सनलाइट से इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करके देखते हैं इन फाइबर्स के ऊपर। सपोज़ हमारे पास ये दो फाइबर हैं, दोनों एक तरह के पॉलीएस्टर हैं। ये पेट है पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थिलेट, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पॉलीएस्टर, और ये है PBT पॉलीब्यूटाइलिन टेरेफ्थिलेट। अगर मैं कंपैरिजन करूँ प्रॉपर्टीज़ का तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये इसका एरोमेटिक रीजन है और ये इसका एलिफैटिक रीजन है, ठीक है, 2 कार्बन्स वाला। वहीं अगर मैं इसके अंदर देखूँ, ये एरोमेटिक रीजन है और ये 4 कार्बन वाला एलिफैटिक रीजन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कौन सा रीजन ज़्यादा है इस वाले के अंदर, तो आपको सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि इसमें एलिफैटिक रीजन कंपैरेटिवली ज़्यादा है
पीईटी से, ठीक है। एलिफैटिक रीजन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर क्रिस्टलाइनिटी कम होगी, एमॉर्फस रीजन कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल मटेरियल होगा, फोटो डिग्रेडेशन इसमें ज़्यादा होगी, सनलाइट से इजीली ख़राब हो जाएगा। एरोमेटिक रीजन ज़्यादा होने की वजह एलिफैटिक रीजन ज़्यादा होने की वजह से इसका डाई अपटेक भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें एमॉर्फस रीजन कंपैरेटिवली ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें किस बेसिस पे पता चल रही हैं, इसी एरोमेटिक और एलिफैटिक रीजन की बेसिस पे, ठीक। इसी तरीके से दो और स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमारे पास नायलॉन 6 है और ये हमारे पास केवलार का स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली ये जवाब है केवलार। क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिक है, ये कम्प्लीटली एरोमेटिक सब्सटेंस है, जिसकी वजह से क्रिस्टलाइनिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। इसके अंदर ज़रा सा भी एरोमेटिक रीजन नहीं है, एलिफैटिक रीजन है। एलिफैटिक रीजन की वजह से इसके अंदर स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम होगी एज़ कम्पेयर टू केवलार, ठीक है। और फोटो डिग्रेडेशन भी बहुत आराम से होगी, सनलाइट में बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा नायलॉन 6, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एलिफैटिक रीजन मौजूद है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, ये याद रखिएगा। कोई भी क्यूरी हो आप लोगों को, कोई भी सवाल हो, किसी तरह कोई इशू हो, तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।